तो आज हम अपनी बात पे आते हैं। आज का हमारा जो व्याख्यान का विषय है वो मध्य प्रदेश में स्त्री और दलित दुर्दशा, प्रशासनिक विफलता या राजनीतिक सफलता ये हमारा विषय है। मैं अपनी बात शुरू करूं इसके पहले मैं हमारे भारतीय समाज के एक ऐसे समाज सुधारक को याद करना चाहती हूं जिनकी आज पुण्यतिथि है। आज से 2 दिन पहले हमारी कल्पना दत्त की जयंती थी 26 जुलाई को, और आज एक ऐसे समाज सुधारक की पुण्यतिथि है जिनके बिना इस देश का जो समाज सुधार आंदोलन है, विशेष रूप से महिलाओं की मुक्ति का जो रास्ता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता। 29 जुलाई 1891 ये दिन था हमारी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की आज पुण्यतिथि है, जिन्होंने हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 को बनाने में उनका जो योगदान था हम उनको भुला नहीं सकते। इसके अलावा उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए जो काम किया उसको भी हम भुला नहीं सकते, और इसीलिए वहाँ उस वक्त के समाज ने उनका जो सरनेम था बंदोपाध्याय उसको बदल के विद्यासागर कर दिया था। तो आज उनकी पुण्यतिथि है, लेकिन आप ये देखिए कि आज के दिन हम बात कर रहे हैं स्त्री और दलित दुर्दशा। उसके लिए जो कारण है वो कौन है, मतलब राजनीतिक सफलता है या प्रशासनिक विफलता है। तो आप ये देखिए कि आज के दिन एक तरफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पुण्यतिथि है और दूसरी तरफ एक ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन है जिसके सिद्धांतों पर आज की शासक पार्टी चल रही है। वो आदमी है बेनिटो मुसोलिनी। मुसोलिनी का जन्म 29 जुलाई 1883 को हुआ था और उसी से सीख कर आए हैं ये सब लोग जिन्होंने आरएसएस बनाई, और आरएसएस के बाद में उसकी जो राजनीतिक शाखा है भारतीय जनता पार्टी जो हमारे देश में आज शासन कर रही है, वो जिस तरह से शासन कर रही है वो न केवल दलितों और महिलाओं की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है बल्कि इस पूरे समाज को बर्बाद करने पे तुली हुई है। खैर, तो ये तो आज के दिन का जो महत्व है वो मैंने थोड़ा सा आपको बताया, आप सब लोग वैसे जानते ही होंगे। मैं ये जो आज का विषय है ये विषय इस तरह का है कि इस पे वाद विवाद हो सकता है। मतलब मुझे जो कमेटी ने विषय दिया कि जो स्त्री और दलित दुर्दशा है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, इसलिए क्योंकि हम मध्य प्रदेश में रहते हैं और मध्य प्रदेश जो है वो देश से अलग नहीं है। तो मध्य प्रदेश की जो परिस्थिति है वो एक लिटमस टेस्ट हो सकती है पूरे देश में जो दलितों और महिलाओं की जो दुर्दशा है उसको समझने के लिए। तो 2 इसके एस्पेक्ट हैं इस विषय के। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये प्रशासनिक विफलता है और कुछ लोग कह सकते हैं कि ये राजनीतिक सफलता है बीजेपी की आज जो हालत है उसकी। एक समाज की बर्बादी के लिए किसी देश के शासक वर्ग की सफलता जिम्मेदार हो, ये उस देश का दुर्भाग्य है, उस समाज का दुर्भाग्य है, लेकिन ये वास्तविकता है। और इसीलिए मैं इस पक्ष से बोलना चाहती हूँ कि ये जो है ये प्रशासनिक विफलता नहीं है बल्कि बीजेपी की राजनीतिक सफलता है, ये मैं कहना चाहती हूँ। तो इसको हमें गणित का जब हम प्रमेय, सभी लोगों ने किसी न किसी लेवल पे गणित सीखा होगा, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये लोग जिस तरह से परिवर्तन कर रहे हैं गणित को भी बदल दें। तो गणित जो है, प्रमेय जो होता है ज्योमेट्री में, वो प्रमेय में एक कथन होता है। शुरू में हमको कहा जाता है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, या पाइथागोरस थ्योरम है, या तमाम सारे, उसमें एक कथन होता है और उसके बाद में हमको सिद्ध करना होता है कि वो कथन सही है और उसको हमको उत्तर जो है उत्पत्ति के रूप में मिलता है। हम आज के विषय को इसी तरह लेना चाहते हैं, यानी मैं ये कहना चाहती हूँ कि
ये जो आज आज जो दलितों और स्त्रियों की जो दुर्दशा है, ये दुर्दशा प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि सामाजिक राजनीतिक सफलता है भारतीय जनता पार्टी की, ये मैं कहना चाहती हूँ। ये बात सही है कि गणित मतलब समाज विज्ञान जो है वो गणित के समान नहीं होता है, मतलब 2+2=4 हमेशा नहीं होता है। लेकिन फिर भी गणित हो या विज्ञान हो, हम सामाजिक जो घटनाएं होती हैं उनको सही कारणों तक पहुंचाने के लिए विज्ञान या गणित सहारा ज़रूर देते हैं, मदद ज़रूर करते हैं। तो हम जो है, अगर हम ये मान के चलें कि ये राजनीतिक सफलता है, तो फिर हमको कई चीज़ें समझनी होंगी, घटनाएं समझनी होंगी और घटनाओं की क्रोनोलॉजी को समझना होगा। आजकल ये शब्द जो है हमारे गृह मंत्री बड़ा उपयोग में लाते हैं। हम भी क्रोनोलॉजी को समझें कि ये क्रोनोलॉजी जो है ये हमको ये घटनाओं की जो चेन है वो कहाँ तक ले जाती है। तो एक बात है कि अगर दुर्दशा है, इसका मतलब जो होना चाहिए वो नहीं है। तो किसी भी देश या समाज की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य की स्थिति को अगर बेहतर है तो इसका मतलब यह है कि दुर्दशा नहीं है। लेकिन चूंकि बेहतर नहीं है इसलिए दुर्दशा है। तो बेहतर बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? बेहतर बनाने की जिम्मेदारी होती है सरकार की। जो प्रशासन होता है वो तो एग्जीक्यूटिव होता है, वो तो काम करता है, उसको उन कानूनों का क्रियान्वयन करता है। लेकिन ये जिम्मेदारी होती है सरकार की, और वो किस आधार पे करती है ये काम? उसका आधार होता है इस देश का संविधान। तो उस संविधान के आधार पे काम करने वाली जो सरकार है, वो सरकार उस देश के या प्रदेश के समाज को बेहतर बना सकती है। हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में कुछ घटनाएं लेंगे, लेकिन सवाल चूंकि पूरे देश का ही होता है, इस कारण से, और मध्य प्रदेश देश के संविधान के तहत ही काम करेगी मध्य प्रदेश की भी सरकार, इसलिए हम संविधान के संदर्भ में बात करते हैं। यदि हम देखें कि इस देश के संविधान में ऐसी कई अधिकार हैं, कई बातें हैं जो जनता को दिए गए हैं, और उसके बाद समय समय पर उसमें संशोधन भी हुए हैं और उनके अधिकारों को बढ़ाया गया है। और यदि सरकार का कामकाज उसी आधार पर चले तो ये जो जिस दुर्दशा की चर्चा हम कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी फिर प्रशासन की हो जाएगी, अगर सरकार उस हिसाब से काम कर रही है। लेकिन घटनाएं देखिए कैसी कैसी होती हैं। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं और टाइमलाइन बहुत लंबी है इन घटनाओं की, लेकिन हम अगर 1-2 साल का ही लें तो मैं कुछ घटनाएं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, जो घटनाएं हुई, जो अपराध हुए, लेकिन उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटनाएं बहुत सारी गिनाई जा सकती हैं। तो अब यह है कि जैसे मंदसौर में, हो सकता है मैं जिला गलत बोल रही हूँ, मुझे ठीक कर दीजिएगा, किसी महिला को या लड़की को लड़के के साथ बात करने के आरोप में रस्सी से बांध के लटकाया जाए। मुरैना में किसी दलित युवक को उसी के घर के सामने, अगर वो कुर्सी पे बैठा हुआ है, तो उस गांव के दबंग युवक आकर उसको इतना मारे कि उसकी मौत हो जाए, और उसके बाद पुलिस और प्रशासन पर अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए दबाव बनाना पड़े। समझ रहे हैं आप? छतरपुर जिले में एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार हो और वह पुलिस की रिपोर्ट में चूंकि बलात्कार शब्द का उपयोग नहीं करे और गंदी बात ये कहे, वो स्वाभाविक है, और एसपी ये कह के उस पर बलात्कार की धारा आरोपियों पे नहीं लगाए कि पीड़िता ने तो कहा ही नहीं कि बलात्कार हुआ है। ये मैं घटनाएं बता रही हूं एक के बाद एक, और प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके रिएक्शन बता रही हूं। उज्जैन के गांव में मंदिर के लिए चंदा मांगने जाते हैं दबंग एक गांव में, और उन्हीं दबंगों के खेतों पे बेगार मजदूरी करने वाले दलित जब ये कहते हैं, चंदा देने से मना करते हैं कि जब मंदिर में उन्हें जाने ही नहीं दिया जाएगा तो वो चंदा क्यों दे, तो फिर उनके साथ जबरदस्ती मारपीट होती है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार होता है,
और ऊपर से जो संबंधित थाना होता है उसमें उन दलितों के खिलाफ ही जो है रिपोर्ट हो जाती है। गुना में एक दलित दंपत्ति जिन्होंने जमीन के ऊपर अपनी फसल खड़ी कर ली है खुद के खाने के लिए और थोड़ा बहुत पेट भरने के लिए, वहां प्रशासन पहुंच जाता है ये कहते हुए कि ये जो जमीन है ये सरकारी है और अब आप इसको दे दीजिए। वो दलित दंपत्ति कह रहे हैं कि आप ले लीजिएगा, हमें फसल काट लेने दीजिए। उनकी फसल भी नहीं काटने दी जाती और उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है। और जब पति पत्नी दोनों जो है वो विरोध करते हैं तो उस महिला के साथ बदतमीजी होती है बच्चों के सामने, पति के सामने, और वहां महिला पुलिस खड़ी रहती है। सनावर में एक आदिवासी परिवार है, सनावरी है शायद, 3 महिलाओं को उसी गांव के दबंग जो है वो हत्या करके वहां दबा देते हैं और उसके बाद जो है वो सबूतों के अभाव में अगर वो छूट जाते हैं तो ये क्या है, ये घटनाएं क्या बताती हैं? ये जो प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो टीआई हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो प्रशासनिक कोई अधिकारी हो, इनको कौन ये ताकत देता है ये सब करने की? इसलिए सवाल केवल कानून व्यवस्था का नहीं है और ये सभी घटनाएं या तो महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है या दलितों आदिवासियों के साथ अपराध हो रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि इसी मध्य प्रदेश में एक और घटना भी होती है। उस वक्त पुलिस बड़ी सतर्क रहती है, प्रशासन भी बहुत चुस्त दुरुस्त रहता है। कौन सी घटना है? मार्च 2018 में देश के अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। पूरे देश में इसके खिलाफ जबरदस्त आक्रोश होता है। मध्य प्रदेश का जो चंबल इलाका है वो सबसे ज्यादा आक्रोशित था उस वक्त। लेकिन जो दलित विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? ग्वालियर का मुझे याद है, ग्वालियर में जो अंबेडकर उद्यान है वहां पर वो मीटिंग कर रहे थे। मुरैना में भी यही कर रहे थे, भिंड में भी यही कर रहे थे, दतिया में यही कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे। लेकिन उनके बीच में ठीक खास आरएसएस के तरीके से अफवाहें फैलाई जाती हैं और अफवाहें फैला के उनको उत्तेजित किया जाता है। और जब उत्तेजित होकर वो दौड़ते हैं बिना किसी हथियार के तो उनके ऊपर ग्वालियर में हमला किया जाता है। और वो हमला कौन करता है? नरेंद्र तोमर। और ये फैक्ट है, नरेंद्र तोमर जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, उनके घर से हथियार लेके निकलने वाले गुंडे उनके ऊपर हमले करते हैं। ग्वालियर में एक दलित दो दलित मारे जाते हैं, भिंड में मारे जाते हैं, मुरैना में मारे नहीं जाते हैं। लेकिन ये जब सब हो रहा है तो उसके बाद पुलिस और प्रशासन की क्या जिम्मेदारी थी? पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी ये थी कि वो जो हमला करने वाले लोग हैं उनको पकड़ते, उनको जेल में डालते, उनके खिलाफ मुकदमे करते। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि मुरैना में हमारे बहुत बुजुर्ग साथी कॉमरेड जेके पिप्पल जो शांतिपूर्ण जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे, जिनके लिए प्रशासन का भी कहना था कि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके ऊपर तक मनमानी धाराएं लगाई जाती हैं। युवकों के ऊपर धाराएं लगा के घरों से घसीट घसीट कर पकड़ के ले जाया जाता है। ये पूरे चंबल इलाके में होता है। जो मारे गए उनके परिवार वाले बिलखते रहते हैं लेकिन उनकी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं होती। और जो दबंग मारते हैं उनके खिलाफ भी कोई कंप्लेंट नहीं होती, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होता, बल्कि मुकदमा होता है उन दलितों के खिलाफ जो वो शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे या घर में बैठे हुए थे। एक उदाहरण है कि एक दलित युवक, मुरैना के उत्तमपुरा का रहने वाला, उसको हाल में नौकरी लगी थी पुलिस में। कंप्यूटर पे पढ़ा लिखा लड़का था तो कंप्यूटर पे काम करता था। तो किसी ने उसका फोटो ले लिया। वो घर के सामने खड़ा था, वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था और किसी ने कहा कि तुम्हारा फोटो ले गए हैं।
उसने पुलिस में अपने ही थाने में जाके कहा कि भाई मेरा किसी ने फोटो ले लिया है, मैं ऑफिस आने के लिए तैयार था। उसी के पुलिस थाने में उसी का टीआई उससे कहता है कि ठीक है बैठे रहो आप, हम देखते हैं क्या हुआ। और पता लगता है कि वो बैठे बैठे उसको जेल भेज देते हैं, ये कहते हुए कि तुम तो शेड्यूल्स में शामिल थे। ये हालत है, ये हालत, ये प्रशासनिक विफलता नहीं है, ये उस आइडियोलॉजी की सफलता है जो आइडियोलॉजी इस देश में एक राजनीति के तहत काम कर रही है, शासन कर रही है। आज तक वो मुकदमे दर्ज हैं। हम यहां पे कांग्रेस के लिए भी कह रहे हैं, जब कांग्रेस शासन में आई, इस कांग्रेस का शासन आया, केवल चंबल में दलितों ने एकजुट होकर वोट दिया कांग्रेस, लेकिन उसके बाद भी मुकदमे आज भी दर्ज हैं। आज भी वो बच्चे जो हैं कॉलेज से, नौकरी से हाथ धो के मुकदमों की तारीखों पे जा रहे हैं या जेल में सड़ रहे हैं। उनकी माएँ, उनकी बेटियां, उनकी बहनें छोटा मोटा काम करके अपना घर चला रही हैं। इसलिए ये मत कहिए कि ये अगर एक दो घटनाओं में अगर ऐसा हो रहा है तो प्रशासन, ये वाला एसपी ठीक नहीं है, ये टीआई ठीक नहीं है, ये कलेक्टर खराब है, ये जो एसडीएम है ये बात नहीं करता है, ऐसी बात नहीं है। ये एक पूरे समाज, पूरे जो शासक वर्ग है उसमें एक खास तरह की विचारधारा काम कर रही है। आप ये देखिए ना कि महिलाओं के सवालों पर भी ऐसे ही होता है। जनवादी महिला समिति की जो नेतागण हैं, जब वो जाती हैं थानों में, तब अक्सर उनसे ये कहा जाता है कि अरे ये तो जबरदस्ती लड़ती रहती है, रहे ना अपने पति के घर में, तो क्या हुआ, एक ही बार तो मारा। ये क्या है? ये कौन सी विचारधारा है? इसमें कौन सी लापरवाही? ये विचारधारा है। तो ये जो चीज है, ये कहना कि ये तो सीधे साधे पुरुष को फंसा रही है, ये तो घर को बर्बाद कर रही है, आप लोग जो है परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, ये विचारधारा है जो इस देश को और समाज को पीछे ले जा रही है। तो इसलिए जो है ये इसलिए हमको ये समझना है, इसलिए मैंने कहा कि ये गणित के प्रमेय की भांति है, ये कथन है, ये सच्चाई है कि राजनीतिक सफलता है ये जो देश में हो रहा है उसको, ये बार बार हम ये घटनाएं साबित कर रही हैं। लेकिन एक बात और है कि महिलाओं पे जो अत्याचार हैं वो केवल लैंगिक अत्याचार ही नहीं होते हैं, बल्कि खास सामंती विचारधारा के तहत उन्हें सामान्य नागरिक अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है। अभी जो कोविड के दिन थे उसमें डॉक्टरों और अस्पताल कर्मियों के बाद अगर किसी ने सबसे ज़्यादा काम किया होगा तो वो आंगनवाड़ी कर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव में, शहर के मोहल्लों में बिना अपनी परवाह किए, बिना किसी पीपीई किट के, बिना किसी सुरक्षा के वो लोग काम कर रही थी। अपने घर में भी कई बार ऐसा होता था कि उनको घर में भी बाद में घुसने नहीं दिया जाता था। ऐसी भी घटनाएं हैं कि उनको घर में घुसने नहीं दिया जाता था, लेकिन वो काम कर रही थी और उनके लिए थाली बजाओ ताली बजाओ, उसके अलावा और कुछ नहीं था। हुआ ये कि कई बार तो सरकारी जो रिकॉर्ड है उसमें कोरोना में जो मारे गए लोग हैं उनमें भी उनका नाम नहीं है। एक उदाहरण मैं देना चाहती हूँ। इंदौर की एक आशा कार्यकर्ता है फरहा, अप्रैल 2021 में कोविड के कारण उसकी मौत हो गई। उनके पति समीर जो है वो बताते हैं कि सरकार की ओर से उन्हें कुछ नहीं मिला। बहुत घोषणाएं हो रही हैं, मामा की ओर से भी और वो जो बड़ा भाई बैठा हुआ उसकी ओर से भी बहुत घोषणाएं हो रही हैं कि हम 10,000 देंगे, 1 लाख देंगे, 5 लाख देंगे, जाने क्या क्या देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भोपाल में एक पटवारी थी प्रीति खरे। अब ये जो इन्होंने घोषणा की है कि हम यहां से लेके यहां तक मारे गए जो लोग हैं उनको हम पैसा देंगे। कोविड तो 2 साल तक फैला हुआ है। तो एक पटवारी है प्रीति खरे, 1 दिसंबर 2020 को उनकी कोरोना से मौत हो गई। सरकार ने उनको कोरोना योद्धा नहीं माना, क्योंकि कोरोना योद्धा की जो स्कीम है वो अक्टूबर 2020 तक की थी और प्रीति की मौत दिसंबर में हुई थी।
ये जो आपराधिक और घृणित जो मंशा के साथ राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति ही इस देश को बर्बाद कर रही है। इसमें जो अफसरशाही है, वो अफसरशाही जो है, अगर सरकार इस तरह की है जो कानूनों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर रही है, तो फिर अफसरशाही और प्रशासन और पुलिस ही क्यों करेगा भाई? क्यों करेगा? उन्होंने तो इस देश के न्यायालय तक को करप्ट करके रखा हुआ है। तो सवाल केवल इतना ही नहीं है कि समाज में संविधान को कितना तोड़ा मरोड़ा कमजोर किया जा सकता है, इसका एक भी मौका भाजपा नहीं छोड़ती, लेकिन साथ में कई ऐसे कानून भी ला रही है। वो ऐसा बता रही है कि इस देश में बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा था, अब हम सब सही करेंगे। कौन से कानून? धर्मांतरण कानून, लव जिहाद के नाम से खुद की इच्छा से शादी न कर सकने वाला कानून। ये वो कानून है जो संविधान ने जो गारंटी दी है, उस गारंटी को खत्म करने वाले कानून है। उन्होंने कहा कि 2013 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, उन्होंने कहा था कि संविधान की समीक्षा होगी, उसकी बाकायदा एक कमेटी बनाएगी। अब हम उस पर नहीं जाएंगे, अब हम ऐसा कुछ करेंगे कि जो संविधान ने अधिकार दिए हैं उन्हीं को हम खत्म कर देंगे, संविधान रखा रहेगा। ये जो चीज है, ये क्यों कर पाते हैं वो? ये देखिए सफलता क्यों है उनकी, ये क्यों कर पाते हैं? अपनी मर्जी से शादी हम कर सकते हैं, ये युवाओं में एक आत्मविश्वास दिलाता है, एक स्वतंत्रता दिलाता है। लेकिन आमतौर पे जो समाज है, और विशेष रूप से भारतीय समाज जहाँ लोकतंत्र परिवार में है ही नहीं, ऐसे समाज में इस तरह के कानून सामाजिक स्वीकृति देते हैं चुपचाप। आप अपने परिवारों में बात करके देखिए, कितने परिवार जो वामपंथी परिवार हैं, वो भी मैं खुले तौर से पूछना चाहती हूं आपसे, कितने परिवारों में ऐसे माँ बाप होंगे जो ये कहेंगे कि हाँ, लड़की अगर दलित से भी शादी करती है, आदिवासी से शादी करती है, किसी दूसरे जाति में अपनी मर्जी से भी शादी करती है, तो हम तैयार हो जाएंगे। कितने लोग होंगे? तो इसलिए जो समाज की, परिवारों की जो पिछड़ी हुई मानसिकता है, उसका पोषण करते हैं ये लोग। धर्मांतरण कानून, एक सीरियल आया है, आप जरूर देखिएगा, वो मैंने उस पर लिखा भी है, हॉटस्टार पे है। उसका नाम है ग्रहण। 1984 के जो सिख विरोधी दंगे हुए थे उन पे है। उस सीरियल की विशेषता ये है कि वो केवल एक उस घटना के ऊपर केंद्रित नहीं है, वो एक बड़े कैनवास पे हम उसको ले सकते हैं। उसमें कुछ घटना ऐसी भी है, उसमें एक एसपी है जो दलित है, जिसके पूरे गांव को जला दिया था, और बाद में वो पढ़ के आया तो वो जो कहता है कि असल में ये जो घृणा है, जो सवर्ण है वो दलित से घृणा करेगा, जो दलित है वो अति दलित से घृणा करेगा, जो पुरुष है वो महिला से घृणा करेगा, जो हिंदू है वो मुस्लिम से, क्रिश्चियनों से घृणा करेगा। ये जो घृणा है, ये घृणा जो है, ये भाजपा आरएसएस को जो है वो मजबूत करती है, और धर्मांतरण कानून हो या लव जिहाद के नाम से लाया हुआ कानून हो, उसको सोशली एक्सेप्टेंस देती है। तो इसलिए जो है वो राजनीतिक सफलता है, अगर ये दुर्दशा है तो। कई कानूनों में मूलभूत परिवर्तन किए जा रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? भाई वो तो कहेंगे कि हमको तो लोकतांत्रिक रूप से हम चुनी हुई सरकारें हैं, तो हम कर सकते हैं, हमने जो कानून में परिवर्तन किया। अब वो किसानों तक आ गए हैं। तो हमें क्रोनोलॉजी, एक बार फिर से मैं उस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, क्रोनोलॉजी। भाजपा कौन है? भाजपा पहले जनसंघ थी, और जब संविधान बन रहा था, जब बाबा साहेब अम्बेडकर एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस वक्त के तमाम सारे जो मंत्री थे, प्रधानमंत्री, तमाम सारे लोग
उनके साथ मिलकर जो इस देश का संविधान बन रहा था, जो उस वक्त आजाद हुए देशों में सबसे अधिक प्रगतिशील संविधान था, उस संविधान में जब अधिकार दिए जा रहे थे आम जनता को, लोगों को, और जब हिंदू कोड बिल बन रहा था तो उसमें सबसे मुखर विरोध किया था, हिंदू महासभा ने। हिंदू महासभा नहीं चाहती थी कि हम इस देश की जो महिलाएं हैं उनको अधिकार दिया जाए। वो तो संविधान का ही विरोध कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इस देश में जब मनुस्मृति है तो संविधान की क्या आवश्यकता है। इसलिए जो संविधान को ही नहीं मानते और कुछ कानूनों के द्वारा उसे कमजोर कर देने का मौका मिल रहा है तो उसे छोड़ते नहीं हैं, और इस तरह की राजनीति। और अब जब वो सत्ता में हैं तो महिलाओं, दलितों, आदिवासियों के उत्पीड़न की घटनाओं को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। अब एक और उदाहरण देती हूं मैं। बच्चों के साथ यौन हिंसा किसी समाज का सबसे घृणित पक्ष होता है, इसको भी वो धार्मिक सांप्रदायिक दृष्टि से देखते हैं। आप देख लीजिएगा फेसबुक पे और आपके व्हाट्सएप के परिवारजनों के, और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, आपने उस वक्त क्यों नहीं बोला, अभी क्यों बोल रहे हो, आपने उस वक्त नहीं बोला, अभी क्यों बोल रहे हो। इस तरह की जो व्हाट्सएप मैसेज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू आते हैं वो आपको सबको मालूम होगा। CWC ये क्या है? CWC यानी बाल कल्याण समिति, जो हर प्रदेश में होती है। यहां पर RSS का कब्जा है मध्य प्रदेश में। क्या कर रहे हैं वो लोग? एक केस जाता है, वहां पता लगता है कि जो बच्चा है वो मुस्लिम है। ये कह दिया जाता है कि ये तो माँ जो है ये मकान मालिक को फंसाने के लिए ये सब कर रही है। ये जो चीजें हैं ये अगर समाज में हो रही हैं और हम उसको अनदेखा कर रहे हैं, जब बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अत्याचार को भी धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, और इतना अधिक घृणित और आपराधिक सोच किसी ऐसे ही नहीं पनपती है। ये खास विचारधारा होती है जिससे वो दिमाग में ये सारी पनपती है, और ये है RSS की हिंदुत्ववादी सोच। कल कॉमरेड कश्यप ने बहुत विस्तार से बताया कि कितना नुकसान पहुंचा रही है ये सोच, ये हिंदुत्ववादी विचारधारा। और इसीलिए ये आश्चर्य नहीं है, मावा जी ने कह दिया कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जनवरी के पहले हफ्ते में ही मध्य प्रदेश की पुलिस ने पता नहीं कितने हजारों बच्चों को उनके घर पहुंचा दिया, लड़कियों को। वास्तविकता क्या है? द वीक में खबर आई है, हमारी पुरानी साथी है श्रावणी सरकार, उनकी ये न्यूज है कि कोविड के कठोर कानूनों ने एक तरफ तो लोगों को घरों में कैद कर दिया, यानी आप किसी को जो है वो काम करने के लिए भी बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, अस्पताल भी नहीं जाने दे रहे हैं, डिलीवरी सड़कों पे हो रही है, मौतें हो रही हैं, और दूसरी तरफ बच्चों की तस्करी धड़ल्ले से चल रही है। और क्या आंकड़े थे? जनवरी से जुलाई 2020 तक के जो आंकड़े थे तस्करी के, वो रिकॉर्ड आंकड़े थे। मध्य प्रदेश में 5446 बच्चे तस्करी के शिकार हुए 6 महीने में, और 80% यानी 4317 लड़कियां थी। और ये कह रहे हैं कि हमने जो है वो इस प्रदेश को सुरक्षित वातावरण दिया। आंकड़े बोल रहे हैं। उत्पीड़न और भी कई तरह का होता है। जैसे ये सरकार जब से आई है जेंडर बजट भूल गई, जेंडर बजट बनता नहीं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, मिड डे मील वर्कर्स, इन लोगों के लिए इनके मानदेय समय पे आते नहीं। जो 2012 में जो दिल्ली में जो बलात्कार की घटना हुई थी, उसके बाद वर्मा आयोग ने जो अनुशंसाएं की थी, उसके हिसाब से जो गौरवी मतलब वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर बना,
जो और भी तमाम सारी, उसके लिए कोई पैसा आता नहीं। कैसे रक्षा करेंगे, क्या करेंगे? और ये इसलिए होता है क्योंकि इनको ये करना ही नहीं है, क्योंकि ये चाहते नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं कि लड़कियां घरों में रहें। अभी जो गोवा के मुख्यमंत्री ने बोला वही, लड़कियां जो हैं वो घरों में रहें। ये सब ये जो आरएसएस की जो महिला की शाखा है, क्या कहते हैं उसको, मातृशक्ति वगैरह, उसका कुछ नाम है, समिति नाम है उसका। तो उसमें जो लड़कियों को सिखाया जाता है वो भी एक सांप्रदायिक नजरिए से सिखाया जाता है, लाठी वाठी चलाना, वरना उसको कोई उसको मतलब उनको ताकत देने के हिसाब से नहीं सिखाया जाता है। और इसीलिए इस प्रदेश में एक आईएएस अफसर भी रो देती है, एक दलित आईएएस अफसर, क्योंकि उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और एक बात, अभी एक कुछ न्यूज़ चल रही थी गोदी मीडिया की, हम शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम कर रहे हैं, लेकिन 2 साल जो कोविड महामारी के 2 साल रहे हैं, मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में लड़कियां शिक्षा से बाहर हो गई हैं। अगर आशा मिश्रा जी सुन रही हैं तो मुझे थोड़ा संख्या बता देंगे, क्योंकि लड़कियों के पास, आप ये बताइए कि ऑनलाइन शिक्षा अगर है तो कितने परिवारों में मोबाइल है इस तरह का, जैसा मोबाइल मैं उपयोग कर रही हूँ या आप लोग देख रहे हैं, और उसमें भी अगर लड़का है तो उसके पास रहेगा। कितनी लड़कियां ऑनलाइन शिक्षा में रहेंगी? और एक तरह से लड़कियों को शिक्षा से बाहर कर दिया गया है, और ऐसा बाहर किया है कि वो लौट नहीं सकती। ये सबसे खतरनाक है। तो ये जो अति उच्च वर्णीय सोच, महिला विरोधी सोच, इसका प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार यदि सत्ता में रहेगी तो प्रशासन क्यों संवेदनशील होगा? तमाम सारे जो बयान देते रहते हैं, ये जानबूझ के दिए जाते हैं बयान। ये जानबूझ के बयान केवल अपराधियों का मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं दिए जाते, बल्कि इससे समाज की प्रगतिशीलता को हराने के लिए दिए जाते हैं। और ये भाजपा चाहती है, और इसीलिए इसी तरह के बयान बार बार आते हैं। अवैज्ञानिक बयान आएंगे कि गोबर से जो है वो कोरोना का इलाज कर लीजिए, बाकायदा देते हैं। महिलाओं को अंदर रहना चाहिए, ये जो किसान है ये तो मवाली हैं। क्या इनको मालूम नहीं है कि कौन है? या इनको मालूम नहीं है कि गोबर से कोरोना का इलाज नहीं होता? क्या इनको मालूम नहीं है, ये जो गोवा का मुख्यमंत्री उसको, कि लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी? मालूम है, लेकिन ये जानबूझ के देते हैं, क्योंकि वो इस देश की वैज्ञानिक सोच को, प्रगतिशील सोच को खत्म करना चाहते हैं, हराना चाहते हैं। और इसीलिए ये जो राजनीतिक सफलता इसलिए है क्योंकि केवल कानून लागू करना या संविधान को तोड़ने मरोड़ने से ही सफलता नहीं होती, बल्कि एक ऐसा समाज उसने बना दिया है जो उसको एक्सेप्ट करता है, उसमें उसको कोई बुरा नहीं लगता। आप मध्यम वर्गीय या अति मध्यम वर्गीय सोसाइटियों में अगर रहते हैं तो आप देख लीजिए कि किस तरह के मैसेजेस आते रहते हैं वहां पे। आजकल एक मैसेज हमारे यहां पर भी घूम रहा है, महंगाई होती है तो क्या हुआ, पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो क्या हुआ, मोदी जी ने इस देश में धर्म की रक्षा की है। बढ़ने दीजिए। आप ये देखिए कि यदि पूरे देश में बीजेपी की सरकार हो गई तो पेट्रोल के दाम एकदम से नीचे गिर जाएंगे, जैसे कि अभी कहीं पे है नहीं। तो ये जो इस तरह के मैसेजेस भेजना, ये जानबूझ के किया जा रहा है। तो ये जो जनतांत्रिक सोच, सहिष्णुता, बहुधार्मिक बहुभाषी समाज में जो है वो एक आवश्यक गुण होते हैं, लेकिन ये गुण जो है, ये साया जो है वो विकसित करना होता है, अपने आप नहीं होते हैं, कहीं पर भी नहीं होते हैं। आप अमेरिका में देख लीजिए, अभी तक जो है वो जॉर्ज फ्लॉयड के केस होते हैं, लेकिन वहां पुलिस को घुटनों पे बैठना पड़ता है, क्योंकि पूरा समाज आक्रोशित होता है इस तरह की घटनाओं से। ये समाज को विकसित करने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया जो है ये शासक वर्ग को करनी पड़ती है, और ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी हमारे देश में, संविधान बनने से शुरू हुई थी ये प्रक्रिया, और इस संविधान को लागू करने से भी शुरू हुई थी। और यह एहसास
बाबा साहेब अंबेडकर को था कि जब उन्होंने ये कहा, जब समाज में जब उन्होंने संविधान को दिया, तब अपने आखिरी स्पीच में जब उन्होंने संविधान को संसद को सौंपा, तब उन्होंने कहा कि सारे नागरिकों को समान अधिकार होने, उनके अधिकारों की रक्षा करने की जनतांत्रिक भावना एक प्रगतिशील कल्याणकारी सरकार में होनी चाहिए, होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो संविधान है, जो संविधान इस देश के प्रगतिशील मूल्यों की रक्षा करने के लिए अस्तित्व में आया, और जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त जो एक वैज्ञानिक सोच विकसित करने की जो एक कमेटी बनाई, जिसके अध्यक्ष थे पुष्यमित्र भार्गव, तो ये जो चीजें उस वक्त शुरू हुई वो, लेकिन उस वक्त भी अंबेडकर ने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसे लागू करने वाले शासक अच्छे नहीं होंगे तो संविधान को खत्म होने में समय नहीं लगेगा। और आज यही हो रहा है, आज यही हो रहा है। जनवादी जो समाज है उसको तैयार करना पड़ता है, और इसके लिए जो है परिवार से शुरू करना होता है। हमारे देश में तो परिवार में ही जनतंत्र नहीं है। जब परिवार में ही जनतंत्र नहीं है तो समाज और राजनीति में जनतंत्र कितनी देर तक रहेगा? उसको खत्म होना होगा। अगर परिवार में जनतंत्र नहीं है तो वो खत्म हो जाएगा। और इसलिए इनको सब सारे जगहों पे, परिवार में, समाज में, राजनीति में जनतंत्र को बचाने की कोशिश करनी होगी। लेकिन आज जो भाजपा की सरकार सत्ता में है वो इसके ठीक उलट काम कर रही है और कट्टर हिंदुत्व की ओर बढ़ रही है। और इसीलिए दलितों, महिलाओं और नागरिकों के अधिकारों को खत्म करने के लिए लगातार नियम और कानून बनाए जा रहे हैं। या मतलब कितना डरती है सरकार कि कोविड में सरकारी की नाकामी दिखाने वाले, कार्टून बनाने वालों को जेल में डाल दो, अखबार में लिखने वालों को राजद्रोह के मुकदमे में जेल में डाल दो, युवाओं, बुद्धिजीवियों, आंदोलनकारियों को जेल में डाल दो। लेकिन हमको एक बात और देखनी होगी, यहाँ केवल हिंदुत्ववादी सोच के विकसित होकर और उसके तहत काम करने वाली सरकार ये कर रही है ऐसा नहीं है। उसको ताकत किसने दी? किसने उसको ताकत दी ये देखने की कि कौन क्या कर रहा है? पेगासस खरीदने की ताकत किसने दी उसको? वो दी पूंजीवाद ने। और इसलिए ये जो हिंदुत्ववादी एजेंडे को साथ में लेकर जो पूंजीवाद इस देश में, जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, इस देश में आ गया है, इसलिए दोनों के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। भाजपा इस देश में एक शतरंज का खेल खेल रही है। दोनों तरह के मोहरे उसी के पास हैं, लेकिन जनता को वो प्यादे की तरह नचा रही है। इसलिए शतरंज के खेल को भी समझना होगा। शतरंज के खेल को समझना होगा कि हिंदुत्व ही इस देश के लिए खतरा नहीं है, बल्कि इस हिंदुत्व पे सवार जो खतरा है पूंजीवाद, जिसने अपने फायदे के लिए सरकार से हिंदुत्व के नाम पर, देश की रक्षा के नाम पर, उत्पादन को बढ़ाने के नाम पर नए नए कानून बनवा के अपने मुनाफे अनाप शनाप बढ़वा लिए। ये भी है एक बड़ा खतरा। और ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता कि कोविड के समय में तमाम सारे लोगों की नौकरियां चली गई, लाखों मजदूर जो है वो पैदल अपने गांव चले गए, वहां से उनका क्या हुआ, कई मर गए जिनका रिकॉर्ड इस देश की संसद के पास नहीं है। महंगाई बढ़ गई, स्वास्थ्य पे लोगों के घर लुट गए, खत्म हो गए, उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, उसके बाद भी कई लोग नहीं बचे। ये जो बर्बादी हो गई, और अभी जो एक आंकड़ा आया है कि 40 से 50 लाख लोग मर गए इस देश के, और इतना सब हो गया और उसके बाद भी अडानी और अंबानी की संपत्ति कई गुना बढ़ गई। ये कोई संयोग थोड़ी है, ये एक सोचा समझा हुआ खेल चल रहा है इस देश में। केरल के एक युवा हैं जो कई साल तक आरएसएस के कार्यकर्ता रहे, और जब उनको इस संगठन का घृणित खेल समझ में आ गया तो उससे बाहर हो गए। उन्होंने एक किताब लिखी, सेलर्स ऑफ, का नाम याद नहीं आ रहा है, मतलब
उनकी किताब का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि दिल्ली में प्रशासनिक सेवा के लिए कोचिंग चलती है, पूरे देश में चलती है हर जगह पे, लेकिन दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर है जहां से अधिकतर आईएएस चुने जाते हैं, और ये फैक्ट है। उस इंस्टीट्यूट का नाम मैं भूल रही हूँ, उन्होंने उसमें उसकी किताब का नाम है सेलर्स ऑफ इन्फेर्नो, अगर आपको कहीं मिले तो पढ़िएगा जरूर। तो ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट से अधिकतर युवाओं का सिलेक्शन होता है आईएएस और आईपीएस और आईएफएस के लिए, और यहाँ पर आरएसएस की विचारधारा सिखाई जाती है। समझ लीजिए, ये फैक्ट है, ये कोई ये ऐसी बात नहीं। यानी जो प्रशासकीय अधिकारी दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं की शिकायतों पर एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे हुए अधिकारी की तरह बर्ताव क्यों नहीं करते हैं, ये अगर सवाल है तो ये समझ में आना चाहिए अपने कारण। और इसलिए हमारे इन तमाम अनुभवों से हमें ये समझ में आता है कि ये जो हो रहा है ये वास्तव में सरकार की राजनीतिक सफलता है, और इसलिए लड़ाई पूंजीवादी निजाम से भी है जो प्रशासकों की पिछड़ी मानसिकता के सहारे जो है मजबूत होता है, और दोनों से बराबरी का जो मोर्चा लेना होगा। और इसलिए संघर्ष जो है वो अगर हम केवल मानदेय बढ़ाने के लिए करते रहे, केवल जातिगत आरक्षण को लागू करने के लिए करते रहे, नौकरियों की मांग करने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए, राशन के लिए, कलेक्टर एसपी के कार्यालयों पर केवल प्रदर्शन से नहीं चलेगा, बल्कि एक राजनीतिक संघर्ष करना होगा जिसमें समाज के हर तबके को एक साथ जो है भागीदारी करनी होगी। मैं आपको थोड़ा सा एक और उदाहरण देना चाहती हूँ, थोड़ा लंबा हो रहा है, सॉरी। मैं थोड़ा ये बताना चाहती हूँ कि आपको याद होगा 2012 में कैसे चेंज हो गया इस 8-9 साल में ये देश। 2012 में जब दिल्ली में बहुत वो जो बलात्कार की घटना हुई थी, उसके बाद दिल्ली की सड़कों पर पूरा दिल्ली का युवा था। दिन रात उन्होंने जो है वो युवा, महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने पूरा हंगामा मचाया हुआ था और देश की सरकार से जवाब मांग रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। संसद तक पहुंच गए थे, राष्ट्रपति भवन के सामने थे, इमारतों के आसपास आंदोलनकारी दिन रात बैठे हुए थे, लेकिन देश को कोई खतरा तो नहीं था। देश की सरकार ने ये तो नहीं कहा कि तुमसे खतरा है। पूरे देश में आंदोलन हो रहे थे, भोपाल में, बंगलोर में, दिल्ली, बंबई में, सब जगह आंदोलन हो रहे थे। लेकिन उसके बाद सरकार ने उनकी बात सुन के वो बच्ची बच नहीं पाई। लेकिन उसके बाद जस्टिस वर्मा ने रिकॉर्ड समय में जो है एक रिपोर्ट बनाई और बलात्कार के संबंधी अपराधों को रोकने के लिए कानूनों में संशोधन किया। उसे सरकार ने माना। सरकार ने ये नहीं कहा कि ये सारे के सारे देशद्रोही हैं। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी अन्नदाता किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर जो 3 कानून सरकार बना रही है उसके खिलाफ जब राजधानी दिल्ली आता है, और हमेशा आते रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं आ रहा है। किसान जाते हैं, मजदूर जाते हैं, महिलाएं जाती हैं, छात्र जाते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जाती हैं, आशा कार्यकर्ताएं जाती हैं, तमाम जाते हैं, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, बाउंड्री बना दी गई, कीलें ठोक दी गई। ये सरकार है, उसे देश को खतरा है कहती है। तो इन 2 बड़े आंदोलनों में 9 साल का अंतर है, और इन 9 साल के होते होते हिंदुत्ववादी विचारधारा और क्रोनी कैपिटलिज्म ने मिलके इस देश को ऐसा किया कि सर्वोच्च न्यायालय तक को अपने कब्जे में ले लिया है। मैं एक और उदाहरण देना चाहती हूँ। भीमा कोरेगांव में कई सालों से 1 जनवरी को दलित इकट्ठे होते हैं, कई साल हो गए। ऐसा नहीं है कि अभी पिछले साल, उसी साल इकट्ठे हो रहे थे जब वो घटना हुई, लेकिन उन्होंने उस चीज को चुना था। जैसे उन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद क्यों गिराई? क्योंकि 6 दिसंबर को अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। मार्च में उन्होंने दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति वो क्यों लाया? क्योंकि अप्रैल में अंबेडकर का वो है, जन्म दिवस है। सारी चीजें सोच समझ के लाते हैं। 9 अगस्त को कश्मीर, फिर उसके बाद ट्रिपल तलाक, ये सारी चीजें जो हैं 15 अगस्त के पहले, ये सोच समझ के लाते हैं। ये फासिस्ट लोग हैं, ये
ऐसे ही कोई काम नहीं करते हैं, उनकी बाकायदा एक प्लानिंग होती है। तो 1 जनवरी को बहुत सारे कई सालों से इकट्ठे होते थे, लेकिन भाजपा की सरकार जो ब्राह्मणवादी संस्कृति की पैरोकारी नहीं बल्कि जबरन लागू करने पे आमादा है, उस कार्यक्रम के बहाने से उन्होंने देश भर के तमाम दलित चिंतकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। 80 साल के बुजुर्ग फादर स्टेन्स, उनकी जेल में मौत हो जाती है और उसके बाद भी फासिस्ट सरकार के रुख में कोई परिवर्तन नहीं आया। और इसलिए मुद्दा केवल दलितों, आदिवासी और महिलाओं की दुर्दशा और उसके लिए जिम्मेदार कौन है ये नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जिस देश में दलितों और महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी यदि नहीं है तो इसके लिए केवल प्रशासन नहीं बल्कि उस देश की सरकार जिम्मेदार है। और साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि सरकार का रुख केवल दलितों और महिलाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह समाज के हर तबके और जीवन के हर पहलू को नुकसान पहुंचाएगा और अंततः वह इस देश के जनतंत्र और जनतांत्रिक परंपराओं को खत्म कर देगा। क्योंकि फासिस्ट जब सत्ता में आते हैं तो धीरे धीरे हर समाज के हर तबके, प्रशासन के हर ढांचे और जनतांत्रिक आधार को नष्ट करते जाते हैं। और हमारे पास उदाहरण है, हिटलर का उदाहरण है, मुसोलिनी का उदाहरण है, जिसको वहां की जनता ने सबक सिखाया था बाद में। और अब निर्णायक रूप से बच्चों के इतिहास में भी परिवर्तन कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा ये जानकारी इसलिए दे रही हूं क्योंकि ये मेरे को अभी पता लगा है, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। वो अब बच्चों के दिमागों में परिवर्तन, अभी तो कह रहे थे, अब वो इतिहास को हिंदू युग और मुसलमान युग के रूप में पढ़ाएंगे। ये यूजीसी ने किया है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां का नाम हटा दिया जाएगा और केवल बाबर और औरंगजेब पढ़ाए जाएंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, जो द्रविड़ सभ्यता है, उसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाएगा, क्योंकि उन्हें नाजी तरीके से अपने आर्य होने की बात को बिठाना है बच्चों के दिमाग में। और तो और इस देश का सबसे जो घुन लगा हुआ एक पहलू है समाज व्यवस्था का, वो है जाति व्यवस्था, जो बुद्ध के समय में भी थी। उस जाति व्यवस्था का जिक्र नहीं है, केवल 15वीं शताब्दी में कुछ ऐसी घटना के रूप में उसका जिक्र होता है। और जो किताबें तैयार की जा रही हैं उसमें जो हमारे यहाँ के माने हुए इतिहासकार हैं, आर.एस. शर्मा वगैरह, उनका रेफरेंस भी नहीं लिया है उन्होंने। ये क्या पढ़ाने वाले हैं? इसलिए साथियों, ये जो लड़ाई है ये बहुत गंभीर और एक बहुत खतरनाक शत्रु के खिलाफ आवश्यक लड़ाई है, जो हमें सबको मिलकर लड़नी होगी। और इसलिए ये जो केवल प्रशासकीय नाकामी के खिलाफ लड़ने वाली बात नहीं है, बल्कि इस देश के आधारों और नींवों को ही खोखला किया जा रहा है। इसलिए जब तक हम इन आधारों को नहीं बचाएंगे तब तक नौकरियों की, आरक्षण की, महिला अधिकारों की, दलितों की और अधूरी नहीं रहेगी। हाँ, लड़ाइयाँ तो लड़ी जानी चाहिए, ये लड़ाइयाँ भी जरूरी हैं क्योंकि ये तो हमारे रोजमर्रा की जरूरतें हैं। लेकिन जो नेतृत्व दे रहा है उसकी दृष्टि में मंजिल एकदम साफ होनी चाहिए। उसकी दृष्टि में चाहे वो जैसे किसानों के लीडर के दिमाग में साफ होना चाहिए कि मजदूरों को साथ में आना है। मजदूरों के जो लीडर हैं, महिलाओं के जो अधिकार, महिलाओं के आंदोलन के जो लीडर हैं, उनके दिमाग में ये साफ होना चाहिए कि जब तक हमारी संघर्ष किसानों और मजदूरों के संघर्ष के साथ नहीं रहेंगे तब तक हमारी लड़ाई अधूरी होगी। मजदूरों में भी आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बैंक कर्मचारी, जो सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी, ठेका मजदूर, ये सब इकट्ठे नहीं आएंगे, समझेंगे नहीं कि उनकी हालत ऐसी क्यों है, तब तक उनको तोड़ना बहुत आसान होगा। हमने देखा है ना कि जब झुग्गियों को हटाना होता है तब कैसे तोड़ती है, शासन कैसे तोड़ता है, प्रशासन कैसे तोड़ता है। ये बात हमारे आंदोलनों के साथ भी हो सकता है, होता रहा है। और इसलिए हमें एकजुटता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और यही बात अभी हमारी साथी जो है, जिन्होंने 27 जुलाई को अपने वक्तव्य दिया था, नताशा नरवाल, उन्होंने कहा कि इतने मजबूत दुश्मन से लड़ना, अकेले अकेले लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इसलिए हमें अगर उससे जीतना है तो एकजुट होना पड़ेगा। एक बात है, एक फिल्म है जस्ट मर्सी। ये जो फिल्म है ये अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा है अमेरिका में, अभी भी जारी है, उसके खिलाफ एक अफ्रीकन अमेरिकन युवा वकील है, वो एक लड़ाई जो है वो जीतता है और वो कहता है कि अगर दुनिया को बदलना है तो केवल उसके लिए
उसका आइडिया या उसकी सोच होना जरूरी नहीं है, बल्कि दिलों में गहरे तक अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता होनी बहुत जरूरी है। ये जो चीज है, ये चीज हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे दिलों में हमारे लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता जब तक नहीं होगी तो हमारा आइडिया कभी ना कभी जो है वो कमजोर पड़ जाएगा। हमें खुशी है कि इस बार जो सरोज सम्मान दिया गया 26 जुलाई को, वो एक युवा आदिवासी जो कवित्री है जसिंता केरकेट्टा, जसिंता का अर्थ है सुंदर, तो जसिंता केरकेट्टा की जो कविता है, बहुत ही जबरदस्त कविताएं हैं उनकी, मैं उनको अपनी ओर से भी अभिनंदन करती हूँ। वो लिखती हैं, मैं अपने उन्हीं की कविता से अपने वक्तव्य का अंत करना चाहती हूँ। वो लिखती हैं कि हिटलर की मौत के बाद भी ये हमें सिखा रही है। वो हिटलर की मौत के बाद भी लंबे समय तक कई घरों में छिड़ी रही एक लंबी लड़ाई, जहां चुप रहने और विरोध न करने के लिए कई बच्चे अपने पिता को माफ नहीं कर सके। वे माफ नहीं कर सके उन पड़ोसियों को भी जो बंद रहे अपने घरों में चुप, दूसरों के लिए सड़कों पर न निकल सके। एक दिन युवा सड़कों पर उतरे, अपने पिता और पड़ोसियों के चुप रहने, प्रतिरोध न कर पाने का प्रायश्चित्त करने के लिए, उनके लिए जिनके लिए उनके पिता नहीं लड़ सके। विश्वविद्यालयों से उनके बच्चे बाहर निकले, मारे गए लोगों को उनका हक दिलाने। आज ठीक वैसा ही एक आदमी जगह और समय बदलकर एक सी घटनाओं के साथ फिर नजर आ रहा है। इससे पहले कि वह आदमी फिर से देश को गर्त में ले जाए, इससे पहले कि पीढ़ियों को सदियों तक उसके पापों का प्रायश्चित्त करना पड़े, इसके पहले कि बच्चे अपने पिता और पड़ोसियों को चुप रहने और प्रतिरोध न करने के लिए कभी माफ न कर सकें, उस आदमी में बसे हिटलर को पूरी ताकत के साथ उसकी असली जगह दिखा देनी चाहिए। धन्यवाद।